यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, वेलकम बैक टू द सुपर 30 वाला जो सेशन था उसमें। और सुपर 30 में से सर पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। पहले क्वेश्चन करने में ही सर 2 घंटा लग गया था हमको, बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आपको मजा आया होगा पहला क्वेश्चन देख के। आपको तो पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था। पहले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, आई हैव अज्यूम दैट एएमटी जो है वो नहीं लग रहा है, तो इग्नोर एएमटी करके, वैसा मैंने आपको बताया था कि जस्ट आप अज्यूम करना कि इग्नोर एएमटी। एक और चीज ध्यान रखना, इसमें है ना, आपने जब किसी को पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा डिसअलाउड हुआ था। अब आप बोलोगे सर ये तो बंदा इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल को टीडीएस तभी काटना पड़ता है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में एक ये अजम्पशन रहेगा कि लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़। तो एक अजम्पशन लिख लो यहां पे कि अज्यूम लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़। ये आपका एक अजम्पशन रहेगा। चलिए, सो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। अब सर एक बात बताओ, बाकी वाले क्वेश्चन कहां है? तो मैं आपको क्या करने वाला हूं पता है? मैंने आपको एक फाइल शेयर किया है, एंड गाइस अगर आप ये वाला फाइल देखोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे दे दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको यहां पे दे दिए हैं। आप अगर देखोगे तो चलिए मैं आपको बताता हूं कहां पे दे रखे हैं सर बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये वाली जो फाइल है ना, एक मैंने छोटी सी फाइल ये और डाली है, दैट इज सुपर 30 जैन 2025 के लिए जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन कहां मिलेंगे। तो गाइस ये वाला जो फाइल है ना, ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सीए भंवर बुराना, वेरीफाइड चैनल है, 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर है उसमें। तो वो वाला ज्वाइन कर लो फटाफट, और वो वाला ज्वाइन करेंगे तो वहां पे ये फाइल मिलेगा। अब एक बात समझना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो मैं वापस से रिपीट करूंगा कोई मतलब है नहीं। तो मैंने क्या किया है, वहां पे लिंक डाल रखा है। तो ये पहला वाला लिंक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो अपन ने लास्ट लेक्चर किया था वही वाला है। उसके बाद जो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10, 12, 32, 15, 13, 33, 3, 4, 25, 2, ये सबका लिंक है। वो ये वाला एक लिंक है जिसमें मैंने सब क्वेश्चन बता रखे हैं। एंड आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए ऐसा पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, मैंने यहां पे वीडियो का टैगिंग भी कर रखा है। क्या आप एक काम करो, आपको अगर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखना है तो आप 12.22 से लेकर 27.02 तक देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का देखना है तो इसी लिंक पे जाके, सेम लिंक कंटिन्यू हो रहा है, यहां से लेके यहां तक देख लो, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन इस पे डाल रखा है, क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन इस पे डाल रखा है, 27 का सॉल्यूशन यहां पे डाल रखा है। एंड गाइस कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एकदम ही इजी है, जो आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 11 है, 26 है, वो तो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि एकदम सिंपल से क्वेश्चन और ऐसे क्लास में हमने कर रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 ये मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका था। आइदर ये कैपिटल गेन के क्वेश्चन है, स्लम सेल वगैरह वाले, तो वो तो मैं ऑलरेडी क्लास में आपको करा रखा था, वही मैंने एज इट इज क्वेश्चन यहां पे ले रखे हैं, तो वो आप ऑलरेडी कर लोगे। और गाइज ये वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को आपको आज कराने हैं, तो मैं क्या करूंगा आज के लेक्चर में, ये वाले जो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको फटाफट रिवाइज करा दूंगा। आपने ऑलरेडी रिविजन कर रखा होगा, मैं आपको फटाफट आपके दिमाग में चीजें डाल दूंगा। तो इसका वीडियो आज मैं डालने वाला हूं। तो ये वाला जो वीडियो रहेगा जिसमें ये वाले कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, इसमें से भी 2 क्वेश्चन तो ऐसे जो मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूं, बट तो भी मैं आपको बता दूंगा कहां करा चुका हूं, कैसे करा चुका हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये वीडियो में ये वाले जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। 6, 7, 8, 9, 14, 20, 29 एंड 30 वाले क्वेश्चन है, ये हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो भाई साहब 6, 7, 8, 9 ये तो तुम्हारे सीधे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है। तो अपन एक काम करते हैं, चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए सब लोग। एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, दैट क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू मिस्टर नवीन, और इस क्वेश्चन में पीजीबीपी कवर हुआ है, प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन है वो कवर हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर नवीन एज 40 ईयर्स का है, इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, भाई का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ही फॉलो द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, द डिटेल परटेनिंग टू हिज बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इसके बिजनेस से रिलेटेड आपको डिटेल दे रखी है। सबसे पहले इस साल में इसका कैपिटल रिसिट है वो 1.2 करोड़ है। इसका टर्नओवर जो है वो 2.8 करोड़ है, बिजनेस टर्नओवर। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ द टर्नओवर, तो टर्नओवर में से 8 लाख का टर्नओवर इसको कैश में मिला है, बाकी वाला अदर मोड से मिला होगा। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ द कैपिटल रिसिट में से उसको 2 लाख रुपीज है वो कैश में मिला है।
Amount received through the account pay check, NEFT or other prescribed mode before the due date of return filing out of the turnover 2.5 करोड़ का पैसा ऐसा है जो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिला है अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। इसका इस साल में टोटल पेमेंट है वो 1.60 है और उसमें से कैश पेमेंट है वो 9 लाख का है और इसका नेट प्रॉफिट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 10,50,000 है। आपको देख क्या रखा है, An analysis of the profit and loss for the year ended 31st March 2024 reveal the following information. Salary include wages 15,000 per month, each paid to one security guard and two housekeeping staff in the cash. सो गाइस सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहां पे 15,000 रुपीज का सैलरी है तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 लोगों को पे कर रहे हैं, देयर इज 1 सिक्योरिटी गार्ड एंड 2 हाउसकीपर एंड गाइस पूरे 12 मंथ तक आप कैश में पे कर रहे हैं। तो मैं बताऊं 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स कम्स टू द 5,40,000 है। ये 5,40,000 आपका डिसअलाउड हो जाएगा ड्यू टू द सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 की वजह से। आगे क्या दे रखा है, अदर एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड 70,000 पेड इन कैश बट पेमेंट इन द डे इज लेस देन 8,000। ओ गाइस, सो यहां 70,000 का एडमिन एक्सपेंसेस है जो कैश में किया है, लेकिन सिंगल डे में सिंगल पर्सन को किसी को 8,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं किया तो मैं बोलूं ये अलाउ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपका डिसअलाउड कब होता है, जब सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का आप कैश में पेमेंट करते हैं। तो उसके बाद interest charges include interest payable on the loan to Mr. Kamal of 70,000 which TDS has not been deducted. Loan was taken for the business purpose. अब आपने लोन लिया था और लोन लिया था कमल से और कमल को इंटरेस्ट पे किया 70,000 का, तो देखो 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट पे करते हैं किसी को तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है अंडर सेक्शन 194A में एट द रेट 10% की रेट से। यहां पे टीडीएस आपने नहीं काटा तो पीजीबीपी की एक सेक्शन होती है 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A, वो क्या बोलता है 30% आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो 30% आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो आप एक काम करिए 70,000 का मल्टीप्लाई बाय 30% इट्स कम्स टू द 21,000। तो गाइस 21,000 का एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबोव फैक्ट इस आपको एमसीक्यू के आंसर देने हैं। 5 एमसीक्यू दे रखे हैं। सबसे पहला, इज मिस्टर नवीन एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आपसे सबसे पहले ये पूछा है कि क्या ये प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले सकता है या नहीं ले सकता, दैट यू हैव टू आंसर। एक बात बताओ, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के केस में आपका प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन 44AD लगता है जिसमें आपको 6% या 8% आपको पीजीबीपी का इनकम बताना पड़ता है। लेकिन गाइस ये सेक्शन का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आपका टर्नओवर विद इन द लिमिट ऑफ द 2 करोड़ होना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद रहेगा उसमें एक पॉइंट ये था कि टर्नओवर 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ देखेंगे अगर आपको कैश में टर्नओवर रियलाइज हुआ है इन द प्रीवियस ईयर, वो विद इन द लिमिट ऑफ द 5% है। मींस आपका जो टर्नओवर रियलाइज हुआ है विद इन द इन द प्रीवियस ईयर विद इन द कैश दैट इज विद इन द 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर, तो वहां 3 करोड़ का लिमिट लग जाएगा। तो एक बात बताओ, यहां पे आपका बिजनेस का टर्नओवर 2.8 करोड़ है, लेकिन आपको यह देखना है कि टर्नओवर प्रीवियस ईयर में कैश में रिसीव्ड कितना हुआ है। वो अगर 5% से ज्यादा है तो फिर आपको 2 करोड़ का ही लिमिट रहेगा, लेकिन अगर वो विद इन द लिमिट ऑफ द 5% है तो आपको 3 करोड़ का लिमिट रहेगा। तो मुझे बताइए यहां पे 2 करोड़ 80 लाख का मल्टीप्लाई बाय 5% करोगे इट्स कम्स टू द 14 लाख और आपको कैश में टर्नओवर रिसीव्ड हुआ है वो 8 लाख ही है, तो मैं बताऊं विद इन द लिमिट ऑफ 5% है। तो यहां पे आपको जो बेनिफिट है वो 3 करोड़ का मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या ये प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है करके, ठीक है, बिल्कुल ले सकता है। क्योंकि आप देखिए इसमें से क्या लिखा हुआ है, नो तो है ही नहीं, यस है, बट सिंस एग्रीगेट कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर डू नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड, नहीं, टर्नओवर रिसीव्ड होना चाहिए 5% से कम। यस, सिंस द अमाउंट रिसीव्ड इन द कैश ड्यूरिंग द ईयर डू नॉट एक्सीड द 5% ऑफ टर्नओवर, सो गाइस सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, what would be your answer of MCQ 1 assuming for the purpose of answering this MCQ
And MCQ number 3 that Mr. Naveen has additionally received 10 lakh by way of cross check out of the turnover during the previous year 23-24. ए गाइस, अगर नवीन को 10 लाख रुपए और क्रॉस चेक से मिला होता तो भाई क्रॉस चेक से मिला, इट इज लाइक अ कैश ओनली। तो मुझे एक बात बताओ, इसका कैश में कितना मिल जाता? 8 लाख एंड 10 लाख, आपका 18 लाख हो जाता। तो अब आप एक काम करो, 18 लाख रुपए डिवाइड बाय आपका टर्नओवर टोटल कितना है? 2.8 करोड़। सो डिवाइड बाय 2 करोड़ 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स कम्स टू द 6.42%। और 6.42% आया, मतलब 5% से ज्यादा कैश में रिसीव हुआ है टर्नओवर। तो 3 करोड़ का लिमिट नहीं मिलेगा, 2 करोड़ का ही लिमिट मिलेगा। तो 2 करोड़ का लिमिट मिलेगा तो उस पर्टिकुलर केस में इसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, नो सिंस टर्नओवर ऑफ नवीन एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2 करोड़। सही है ये सेंटेंस। नो सिंस द एग्रीगेट कैश रिसिट, नहीं, उसके लिए आपको 2 करोड़ 3 करोड़ के लिए एग्रीगेट टोटल का नहीं देखते, टर्नओवर का देखते हैं कैश कितना है। No as such payment, no as such the payment, sorry, पहले बी पॉइंट पढ़ते हैं। No since the aggregate cash receipt during the year exceed 5% of turnover. Yes, this is correct. And guys, no since turnover of Naveen exceed the threshold limit of 2 crore. That is also correct. नो एज कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर नहीं देखा जाता करके, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका सही आंसर आपका ए भी सही है, बी भी सही है, तो आपको डी में आंसर दे रखा है। दैट इज द आपका ए एंड बी है। दैट इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर 2 रीजन। एक तो 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है एंड जो कैश में रिसीव्ड हुआ है टर्नओवर वो 5% से ज्यादा है। तो यहां पे बेटा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन। Is Mr. Naveen required to get his books of accounts audited during the previous year 23-24? Guys, अगर एक बात बताओ, उसका कैश रिसिप्ट जो है वो कैश रिसिप्ट 8 लाख प्लस 18 लाख का है। अब एक बात बताओ, क्या उसको ऑडिट करानी पड़ेगी या नहीं? तो ऑडिट के लिए अगर आपको याद रहेगा तो हमने सेक्शन पढ़ी हुई है 44AB, एंड 44AB क्या बोलती है पता है? क्या ऑडिट कब करानी पड़ती है? बिजनेस के केस में ऑडिट करानी पड़ेगी। आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 1 करोड़ से ज्यादा तो है ही है, लेकिन उसमें 1 करोड़ की जगह आपकी लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। तो कौन कौन सी 2 कंडीशन? एक तो इस साल की टोटल रिसिट में कैश का रिसिट विद इन द लिमिट ऑफ 5% होना चाहिए। टोटल रिसिट, टर्नओवर नहीं, टोटल रिसिट। टोटल रिसिट में कैश का रिसिट विद इन द लिमिट ऑफ 5% होना चाहिए एंड टोटल पेमेंट्स में कैश का पेमेंट विद इन द लिमिट ऑफ 5% होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो बेटा ऑडिट नहीं करानी जब तक कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ है। तो देखते हैं पहले 10 करोड़ का लिमिट रहेगा या 1 करोड़ का लिमिट रहेगा। तो एक बात बताओ, आपके टोटल रिसिट कितनी है? तो एक तो आपकी रिसिट में 1.2 करोड़ है और एक आपका 2.8 करोड़ है, तो इट्स कम्स टू द 4 करोड़। सो 4 करोड़ में अब देखो कैश वाला कौन कौन सा, एक तो ये 8 लाख है, एक तुम्हारा ये 2 लाख है, एंड थर्ड एमसीक्यू के लिए उन्होंने बोला 10 लाख रुपीस और कैश में मिल रहा है। सो एक बात बताओ, 8 लाख 2 लाख, सो 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस उसने कितना 10 लाख रुपीज ऑल्सो कैश में, तो 20 लाख रुपीज हुआ। डिवाइड बाय अगर आप करोगे दैट इज 4 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट्स अ 5% विद इन द लिमिट ऑफ 5%। तो चलो आपकी टोटल रिसिट में कैश की रिसिट विद इन द लिमिट ऑफ 5% है। अब आप देखो टोटल पेमेंट में कैश का पेमेंट कितना है, तो टोटल पेमेंट आपका 1.6 करोड़ है, उसमें कैश का पेमेंट 9 लाख है, तो 9 लाख रुपीस डिवाइड बाय 1.6 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स 5.625। तो ये तो 5% से ज्यादा हो गया। तो आपका टर्नओवर का लिमिट 1 करोड़ रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। तो यहां पे आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। जी हां, यहां पे आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। तो देखिए क्या दे रखा है, पहले का नो तो है ही नहीं, यस ऑडिट करानी पड़ेगी। यस सिंस द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 5, नहीं ये सही नहीं है। यस सिंस द कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड द 5% ऑफ द एग्रीगेट पेमेंट। सो गाइस आई कैन से दैट हियर सी इज योर करेक्ट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है, What is the amount of profit and gain of business and profession chargeable to tax in hands of Naveen as per the books of accounts? Guys, books of accounts के हिसाब से उसका कितना इनकम आएगा? तो एक बात बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से एक तो आप ये ले लीजिए 10.5 लाख ले लीजिए, एक तो आप 10.5 लाख ले लीजिए और जो डिसअलाउड होता है वो ऐड कर दीजिए। तो डिसअलाउड क्या क्या है, और एक तो 5,40,000 और एक 21,000 का डिसअलाउड है। तो आप डिसअलाउड में देखोगे तो 10,50,000 प्लस आपका 5,40,000 जो कैश पेमेंट डिसअलाउड है, एंड गाइस एक 21,000 डिसअलाउड है, इट्स कम्स टू द 16,11,000। तो गाइस 16,11,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, What is the amount of PGBP chargeable to tax in hands of Naveen if he does not want to get books of accounts audited? अगर ऑडिट नहीं हो रही है तो भैया वो 44AD लेगा।
और 44 एडी लेने के लिए बेटा टर्नओवर का लिमिट है वो 3 करोड़ तक हो जाएगा, क्योंकि वो कैश का पेमेंट है वो सिर्फ 8 लाख की है, दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ 5%। अब एक बात बताओ, इसका टोटल टर्नओवर 2.8 करोड़ है, बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक उसको 2.5 करोड़ है। वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिल चुका है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपका 2.8 करोड़ जो है टर्नओवर, उसमें से आपका 2.5 करोड़ है, उस पे तो आपको 6% की रेट से पीजीबीपी लेना पड़ेगा। एंड गाइस जो 0.3 करोड़ है उस पे आपको 8% की रेट से पीजीबीपी लेना पड़ेगा। तो 2 करोड़ 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, इट्स कम्स टू द 15 लाख रुपीज। एंड गाइस 30 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय आपका 8%, इट्स कम्स टू द 2.4 लाख रुपीज। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, यहां पे टोटल हो जाएगा आपका दैट इज 17.4, सो 17,40,000 इतना आपका पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आप देखेंगे पहले का आंसर आपका जो है दैट इज द CDCBA। सो CDCBA इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, सागर LLP is a LLP unit set up in the special economic zone in the financial year 1890। So देखो गाइस, कभी भी SEZ यूनिट का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको देखने का ये कौन सा ईयर है। तो 1819 में चालू हुआ था, तो भैया 1819 तो 18, 19, 20 1, 2 एंड 3, दिस इज द 6th ईयर। तो 6th ईयर है, तो आपको ध्यान रखने का, अगर डिडक्शन 10AA का मिलेगा तो आपको 50% डिडक्शन मिलेगा ऑन योर एक्सपोर्ट प्रॉफिट। सो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपका 50% है, वो यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, द यूनिट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। द डिटेल ऑफ द यूनिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 आर एज गिवन बिलो। प्रॉफिट ऑफ द यूनिट लोकेटेड इन SEZ 58 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ अबव यूनिट रिसीव्ड इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज बिफोर द 30th सितंबर 2024। तो भैया इतना एक्सपोर्ट टर्नओवर है जो आपको रियलाइज हो गया, और डोमेस्टिक टर्नओवर इतना है, तो आपका टोटल टर्नओवर हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ इज अ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड डोमेस्टिक टर्नओवर इज अ 60 लाख, सो 1.6 करोड़ विल बी योर टोटल टर्नओवर। आगे क्या दे रखा है देखिए, सागर LLP हैज अ 3 पार्टनर दैट इज मिस्टर राम, श्याम एंड गणेश। Mr. Ram and Shyam are working partner with, and while Mr. Ganesh is a non-working partner। तो भैया गणेश है वो स्लीपिंग पार्टनर है, बट राम एंड श्याम है वो वर्किंग पार्टनर है। All the 3 partner are received the remuneration of 1 lakh rupees per month from the LLP, which is already debited to the profit and loss account। एक बात बताओ, यहां 3 पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ पर पार्टनर। तो तीनों पार्टनर को कितना हुआ, 36 लाख हुआ। लेकिन एक बात बताओ, इसमें से वर्किंग पार्टनर को कितना दिया, तो वर्किंग पार्टनर को दिया 24 लाख रुपीज। एंड गाइस जो स्लीपिंग पार्टनर है वो स्लीपिंग पार्टनर को दिया है 12 लाख रुपीज। अब एक बात बताओ, स्लीपिंग पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन देते हैं वो तो डिसअलाउड होता है। इंटरेस्ट दिया तो चलेगा, बट स्लीपिंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया वो तो डिसअलाउड हो जाएगा। तो 12 लाख रुपीस आपका स्लीपिंग पार्टनर वाला रेम्यूनरेशन डिसअलाउड करना है। और देखो वर्किंग पार्टनर वाला अलाउ होता है, लेकिन वो अलाउ कौन से बेसिस पे होता है, बुक प्रॉफिट बेसिस पे। और बुक प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या बताया था, पीजीबीपी का इनकम निकाल दो जस्ट बिफोर द रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन लेस करने से पहले पीजीबीपी का इनकम निकाल दो, दैट इज कॉल योर बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट में आपको पता रहेगा अप टू 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट पे 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, और 1,50,000 विच एवर इज हायर, एंड बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, इतना आपका अलाउएबल रेम्यूनरेशन आता है। चलिए आगे क्या दे रखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस Mr. Ganesh was employed in XYZ Limited till 30th September 2023। 30th September तक गणेश कहीं और जॉब करता था, एंड हैविंग अ सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ। 80,000 का सैलरी था। एक बात बताओ, तो अगर मैं गणेश की सैलरी की बात करूं तो गणेश का सैलरी इनकम कितना होगा, दैट इज 80,000 मल्टीप्लाई बाय आपका कितना 6 मंथ आ जाएगा। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, इट्स कम्स टू द 4,80,000 है, वो गणेश का सैलरी है। लेकिन सैलरी में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो कितना मिलेगा 50,000 का। तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलके गणेश का जो सैलरी इनकम रहेगा वो 4,30,000 आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, ही रिजाइन, उसने जॉब छोड़ दिया सितंबर के बाद, 6 महीने काम किया, इतना सैलरी, उसने जॉब छोड़ दिया। ही रिजाइन, देन ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस।
He set up a warehousing facility in Pune for the storage of agriculture produce. Agriculture produce का warehouse. ए guys 35 AD आया ना, 35 AD वो पता है 14 business cold chain facility warehousing for agriculture produce and all. So यहाँ पे उसने warehousing चालू कर रहा है किसका, agriculture produce को store करने का. Fulfilling the condition for claim the deduction under section 35 AD, सब condition satisfied कर रहा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस इज 90 लाख रुपीज, जिसमें इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 30 लाख है. एक बात बताओ, 35 एडी में डिडक्शन मिलता है, बट 35 एडी में डिडक्शन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलता. लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलता, बाकी पे आपको 100% डिडक्शन मिलता है अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी वाला करते हैं. तो क्या दे रखा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउसिंग 90 लाख का खर्चा किया, 30 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड है इस साल में यह किया है. वेयर हाउसिंग बिकम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 दिसंबर 2023 से यह ऑपरेशनल हुआ. द प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी इज अ 1 करोड़ 10 लाख है. तो गाइज अगर मैं वेयर हाउसिंग की बात करूं तो यहां आपका वेयर हाउसिंग से जो प्रॉफिट है वो आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है, दैट इज 1 करोड़ एंड 10 लाख दे रखा है. 1 करोड़ एंड 10 लाख दे रखा है. इसमें से आपको 35 एडी का डिडक्शन मैं बताऊं 60 लाख रुपए मिल जाएगा. 60 लाख क्यों मिलेगा, क्योंकि 90 लाख का आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन उसमें से 30 लाख तो आपका कॉस्ट ऑफ द लैंड है, लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलता. तो मैं बताऊं इसका इनकम 50 लाख रुपए हो जाएगा. इसका जो इनकम है वो 50 लाख रुपीज है, वो हो जाएगा 50 लाख रुपीज का आपका इनकम हो जाएगा फ्रॉम द वेयर हाउसिंग बिजनेस ऑफ द मिस्टर गणेश. आगे क्या दे रखा है, he pay lump sum premium of 90,000 towards the health insurance of the self and his wife. 43 years की है, 36 मंथ के लिए उसने पे किया बाय अकाउंट पे चेक. ए गाइस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है. एक बात बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आपको 80D में मिलेगा. लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि अगर मान लो आप मल्टीपल ईयर के लिए पॉलिसी लेते हैं ना, तो इसका डिडक्शन आपको उतने सालों में मिलेगा जितने सालों में वो पॉलिसी इन फोर्स है. एक बात बताओ, यहां पे आपने 90,000 का प्रीमियम पे किया है एंड गाइस ये 90,000 का प्रीमियम आपने जो पे किया है दैट इज ऑन द 1st ऑफ अक्टूबर 2023. एंड गाइस कितने मंथ के लिए किया है आपने, 36 मंथ के लिए किया है, मतलब 3 साल के लिए किया है. तो डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, 3 साल अगर आप काउंट करोगे तो यहां से 3 साल मींस आपको 30 सितंबर 2026 के लिए किया है. तो मैंने बोला था डिडक्शन आपको उतने सालों में मिलेगा जितने सालों में वो पॉलिसी इन फोर्स है. तो इसका मतलब आपका प्रीवियस ईयर 23-24 में वो पॉलिसी फोर्स में है, आंसर इज यस. 24-25 में है, आंसर इज यस. 25-26 में है, आंसर इज यस. एंड 26-27 में भी है ना, क्योंकि 26-27 में भी तो 6 महीना है. तो मैं बताऊं यहां डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. तो आप एक काम करिए, 90,000 रुपीज जो है उसको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए. तो यहां पे आपका डिवाइड बाय 4 इज अ 22,500 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा. तो 22,500 आपका 80D में मिल जाएगा. ऐसा सेम एग्जांपल मैंने कॉम्पैक्ट में भी दे रखा है कि जिसमें आपको पता रहेगा 4 या 5 साल की पॉलिसी लिया और उसका डिडक्शन 6 साल में लिया है. सेम एग्जांपल मैंने दे रखा है. आगे क्या दे रखा है, He also contributed 1,50,000 to the PPF. उसने PPF में डाला तो 80C में डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपए का अंडर द PPF इन द ओल्ड टैक्सेशन रिजिम. अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पुट किए हैं इन्होंने. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन अलाउएबल एज डिडक्शन टू द LLP अंडर द हेड PGBP. PGBP में कितना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा. एक बात बताओ, पहले अपन फर्म की बात करें तो फर्म का PGBP का इनकम आपको दे कितना रखा है पहले, दैट इज द 58 लाख दे रखा है प्रॉफिट. आप एक काम करो, पहले पूरा रेम्यूनरेशन डिसअलाउड करो, क्योंकि बुक प्रॉफिट किसको बोलते हैं, बुक प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर क्लेमिंग रेम्यूनरेशन. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे बुक प्रॉफिट निकालता हूं तो बुक प्रॉफिट कैसे आ जाएगा. आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है 58 और इसमें रेम्यूनरेशन को ऐड कर दो पूरा. तो 36 लाख के रेम्यूनरेशन को ऐड कर दिया तो बुक प्रॉफिट कितना आया. तो देखिए 58 प्लस 36 इट्स कम्स टू द 94 लाख का बुक प्रॉफिट आया. और 94 लाख के बुक प्रॉफिट पे 3 लाख छोड़ दीजिए, 3 लाख पे 90% लीजिए, 2,70,000 आया. तो 94 लाख माइनस 3 लाख कर दीजिए, बचा कितना 91 लाख. उस पे आप 60% करिए प्लस आप जो है वो 2,70,000 को ऐड करिए तो 57,30,000 है वो आता है. 57,30,000 का रेम्यूनरेशन अलाउ है, इतना अलाउएबल है.
आपने रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर को कितना दिया है? 24 लाख दिया है ना, तो मैं बताऊं पूरा 24 लाख अलाउ हो जाएगा। आपने वर्किंग पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दिया है वो 24 लाख दिया है, तो बाबू आपका पूरा 24 लाख का रेम्यूनरेशन है वो अलाउ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA टू द सागर LLP and 35 AD to the Ganesh while computing the income under the regular provision of the Income Tax Act? मींस अगर मान लो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लेते तो 10AA का डिडक्शन कितना मिलेगा LLP को, एंड इसको कितना मिलेगा आपको, क्या नाम है तुम्हारा, सागर को, इसको सॉरी गणेश को। तो गणेश को 35 AD में डिडक्शन तो ये 60 लाख मिलेगा, ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो एक बात बताओ, 60 लाख मतलब यहां पे बाबू 1, 2 और 3, चौथा आंसर तो काट ही दो, क्योंकि ये तो 90 लाख तो है नहीं, 60 लाख मिलेगा। अब आपको देखना है LLP को कितना मिलेगा। तो LLP को कितना मिलेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सपोर्ट टर्नओवर एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, PGBP का इनकम ले लीजिए, SEZ यूनिट का मल्टीप्लाई बाय आप एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। एक बात बताओ, PGBP का इनकम आपको 60 लाख दे रखा है, सॉरी आपको 58 लाख दे रखा है, लेकिन 58 लाख में जो रेम्यूनरेशन डिसअलाउड हो रहा है 12 लाख, वो एड बैक कर दो। तो मैं बताऊं 58 लाख प्लस कर दीजिए 12 लाख, सो इट्स कम्स टू द 70 लाख। तो 70 लाख का आपका पीजीबीपी का इनकम हो गया, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 100 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इज 160। एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 100 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इज 160। तो यहां पे आपका 70 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 160, इट्स कम्स टू द 4375 आया। और इसका 50% डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि छठवां साल है, 6th ईयर है, तो उसका 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इट्स कम्स टू द 21,87,500। इतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 21,87,500 इतने का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या दे रखा है नेक्स्ट, What is the total income of गणेश अंडर द रेगुलर प्रोविजन? अगर नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हैं तो गणेश की इनकम कितनी होगी? तो एक बात बताओ, नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हैं तो गणेश की एक तो सैलरी की इनकम 430 है, तो आप ले लीजिए 4,30,000 प्लस आपका 50 लाख है वो वेयर हाउस का इनकम है, तो प्लस कर दीजिए 50 लाख का, तो कितना हुआ 5430 माइनस डिडक्शन ये 2 लेस कर दीजिए, तो -22,500 और -1,50,000, इट्स कम्स टू द 52,57,500। सो 52,57,500 इज अ करेक्ट आंसर। ये उसके रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम होगी। What is the tax liability of Mr. Ganesh under the default taxation regime? Default taxation regime मतलब बेटा, अगर मान लो ये 115 BAC लेता तो क्या होता? एक बात बताओ, 115 BAC लेता तो पहली चीज तो उसकी जो सैलरी की इनकम है वो 4,30,000 ही होती, इसमें तो फर्क नहीं आता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पीजीबीपी में जो वेयर हाउस का इनकम है, वेयर हाउस का इनकम, वो वेयर हाउस जो है उसका 1,10,00,000 रुपया इनकम है, 1,10 लाख इज इनकम। लेकिन गाइज उसके सामने एक बात बताओ, 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलता। जब डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम 115 BAC में जाते हो तो आपको ऑब्वियसली यहां पे आपको 30%, सॉरी वो जो आपका डिडक्शन है 35 AD का वो नहीं मिलेगा। तो 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन डेप्रीशिएशन तो दे दो बाबू, डेप्रीशिएशन तो दे दो, तो डेप्रीशिएशन मिलेगा। और डेप्रीशिएशन कैसे मिलेगा? जो वेयर हाउस आपका है वो वेयर हाउस आपका 60 लाख का है, तो वेयर हाउस इज अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन की रेट 10% होती है, लेकिन यहां पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, क्योंकि आपने जो बिजनेस चालू किया है वो बिजनेस चालू तो आपने दिसंबर में किया है, तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। तो आप क्या करेंगे, हाफ रेट से मतलब 5% की रेट से डेप्रीशिएशन लेंगे, तो आपका 3 लाख रुपीज का डेप्रीशिएशन होगा। तो एक बात बताओ, वेयर हाउस की इनकम में से सिर्फ आपका डेप्रीशिएशन लेस होगा 3 लाख रुपीज। सो 3 लाख रुपीज का आपका डेप्रीशिएशन लेस कर दीजिए, तो आपका 1,07,00,000 आ जाएगा, 1,07,00,000 आ जाएगा। अब आपको डिडक्शन वगैरह तो कुछ नहीं मिलेंगे, तो डिडक्शन वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे करके, ठीक है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? तो देखिए 1,07,00,000 प्लस 4,30,000, इट्स कम्स टू द आपका 1,113, इतना आपका इनकम हो जाएगा। 1,11,30,000 आपका इनकम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इस पे स्लैब रेट से टैक्स निकालो, नया स्लैब रेट 115 BAC वाला। तो 115 BAC के हिसाब से 15 लाख तक तो आपका स्लैब रेट चलेगा, तो 113 माइनस 15 लाख तक स्लैब रेट, उसके ऊपर बचेगा उस पर 30% प्लस 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 आपका हो जाएगा यहां पे 1,50,000,
सरचार्ज लगेगा 15% की रेट से और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की रेट से। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर, 36,34,644 आ रहा है। और 644 ऑब्वियसली आप राउंडेड ऑफ करोगे तो 640 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने कुछ नहीं किया, 1,11,30,000 पे न्यू स्लैब रेट से आपने टैक्स निकाला है, न्यू स्लैब रेट से आपने टैक्स निकाला है। डन। उसके बाद what is the tax liability rounded off to Mr. Ganesh if he opted out from default taxation regime? अगर वो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम नहीं लेता है, मतलब वो नॉर्मल प्रोविजन से जाता है, तो उसका टैक्स कितना आएगा? तो एक बात बताओ, उसका इनकम कितना था? नेट टैक्सेबल इनकम अभी ऊपर तो अपन ने निकाला था 52,57,500 था। अब एक बात बताओ, नेट टैक्सेबल इनकम पे आप एक काम करो, स्लैब रेट से टैक्स निकाल दो पहले, तो नॉर्मल स्लैब रेट से। तो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स निकाला 52,57,500 माइनस 10 लाख पे और उसके ऊपर 30% प्लस 1,12,500 प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये तो तुम्हारा आ गया 15,89,874। अब जैसे ये देखा, शायद आप जाके इसको क्लिक कर दो, गलत है, ऐसा नहीं करना है। एक बात बताऊं, अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर ये 5 डिडक्शन आप लेते हो ना, तो ध्यान रखना एएमटी लगेगा। एएमटी का मतलब होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। कौन कौन से डिडक्शन? या तो 10AA लेते हो, या 35AD लेते हो, या फिर 80JJAA, या फिर 80 QQB RRB लेते हो। तो 80 QQB, 80 RRB, 80JJAA, 10AA और 35AD, अगर आप ये डिडक्शन एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेते हो तो एएमटी लगेगा। यहां एएमटी लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एएमटी। अब एएमटी लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको एएमटी लगाना है तो सबसे पहले आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालोगे? सबसे पहले नेट टैक्सेबल इनकम से चालू करोगे, वो आपका 52,57,500। अब आप एक काम करो, इसमें आपने जो 35AD में डिडक्शन लिया वो एडबैक कर दो। तो 35AD का डिडक्शन आप एड बैक कर दोगे, 60 लाख एड बैक कर दो, बट कम से कम डेप्रीशिएशन तो अलाउ होगा ना। तो माइनस कर दो डेप्रीशिएशन 3 लाख रुपए। तो अब देखो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आ गया। तो एडजस्टेड टोटल इनकम इज 52,57,500 प्लस आपका 60 लाख माइनस आपका 3 लाख। तो ये आ गया आपका 109,57,500। अब आप इस पे ले लीजिए 18.5% और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए। सरचार्ज भी लगेगा क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 15% की रेट से आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए। तो 18.5% प्लस 15% प्लस 4% करिए, कितना आता है? तो 18.5% इज एएमटी रेट प्लस 15% प्लस 4%, इट्स कम्स टू 24,24,456। सो 24,24,456 मतलब आपका 460 राउंडेड ऑफ हो जाएगा, नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। तो बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। इतना इजी नहीं था, दिस इज द नॉट दैट इजी क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है जो डिस्क्रिप्टिव में था और ये तुम्हारा एमसीक्यू में है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? मिस्टर राजेश इज अ वर्किंग पार्टनर in the Sunflower Associates, a partnership firm. Rajesh has contributed 15 lakh as capital in the firm. तो राजेश ने 15 लाख रुपया कैपिटल दिया था फर्म में। Partnership did authorize payment of interest at the rate 13% and also payment of remuneration to partner at 20,000 per month. Whole the remuneration is allowable as deduction to the Sunflower Associates. एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जब भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है कितना अलाउ होता है? जो डीड में लिखा है, बट इंटरेस्ट की एक लिमिट है कि 12% से ज्यादा अलाउ नहीं होता। 12% अलाउ होता है फर्म को, एंड रेम्यूनरेशन ये बोल रहे हैं पूरा ही अलाउ हो जाएगा। एक बात बताओ, यहां 12% अगर मैं बताऊं तो आपका 12% इंटरेस्ट कितना होगा? तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, इट्स कम्स टू द 1,80,000 का इंटरेस्ट है जो फर्म को अलाउ होगा। And guys, remuneration 20,000 per month. So 20,000 multiplied by 12 month, it comes to the 2,40,000 का remuneration है जो फर्म को अलाउ है। And guys, एक बात बताओ, जितना फर्म को अलाउ होता है उतना का उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। जहां पीजीबीपी का लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने ऐसा एक एरो करके बताया था, देखो फर्म को जितना रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट अलाउ होता है ना, उतना का उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। फर्म को जितना अलाउ होता है उतना का उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। फर्म को जितना अलाउ होता है उतना का उतना पार्टनर के हाथ में क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है।
तो बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं राजेश की, तो राजेश के हाथ में 1,80,000 एंड 240, ये दोनों टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। आगे क्या दे रखा है, राजेश हैज सेटअप अ यूनिट इन एसईजेड इन द मई 2017। राजेश ने एसईजेड में यूनिट सेटअप किया है मई 2017। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, दिस इज द 7th ईयर। तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। द टोटल टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द यूनिट आपको दे रखा है। आउट ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर ओनली 45 लाख, ओनली 40 लाख हैज बीन रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज। तो गाइस जो एक्सपोर्ट टर्नओवर होता है ना, उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर उतना ही लिया जाता है जितना पैसा आपने इंडिया में रिपेट्रिएट कर दिया अप टू द विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आपने 40 लाख इंडिया में लाया, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में आप 40 लाख लेंगे, बट टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम पूरा 45 लाख लेना है। आगे क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 राजेश हैज कमेंस अ बिजनेस ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। ए गाइस वेयरहाउसिंग ऑफ एडिबल ऑयल, इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा 35 एडी में। 35 एडी में डिडक्शन मिलता है वेयरहाउसिंग फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वेयरहाउसिंग फॉर द शुगर पे मिलता है, एडिबल ऑयल पे नहीं मिलता करके। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में, एडिबल ऑयल वगैरह पे नहीं मिलता करके, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 750 है, लेकिन फॉलोइंग आइटम आर डेबिटेड टू द पी एंड एल। इसका प्रॉफिट 750 है, बट कुछ खर्चे हैं जो पीएनडल के डेबिट में डाले। एक बात बताओ, पर्सनल ड्राइंग क्या ये अलाउ होगा? आंसर इज नो, ये डिसअलाउड हो जाएगा, इसको आप एड बैक कर दीजिए। एडवांस टैक्स पेबल डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह आपको अलाउ नहीं होता, तो वापस से इसको एड बैक कर दीजिए। परचेज ऑफ द वेयरहाउसिंग बिल्डिंग 10 लाख फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। ए भाई बिल्डिंग पूरा पीएनडल के डेबिट में डाल दिया, ये तो गलत है ना। बिल्डिंग कैपिटल खर्चा है, थोड़ी अलग होता है। और वो 35 एडी में वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या वेयरहाउसिंग फॉर द शुगर होता तो अलग हो जाता, बट यहां अलाउ नहीं होगा। तो ये 10 लाख पूरा एडबैक कर दो। लेकिन गाइस इस पे डेप्रीशिएशन अलाउ हो जाएगा 10% की रेट से 2 लाख रुपीज, क्योंकि सॉरी 10% की रेट से आपका 1 लाख होगा, या एंड पुट टू यूज आपका 180 डेज से ज्यादा, 180 डेज से ज्यादा है, तो 1 लाख रुपीज का आपको डेप्रीशिएशन है वो अलाउ हो जाएगा। उसके बाद द फॉलोइंग आइटम आर क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चीजें क्रेडिट में डाल रखी है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस, पहली चीज तो भैया ये अदर सोर्सेज का इनकम है, तो यहां से हटाओ, गोली मारो, अदर सोर्सेज में लेके जाओ। बट अदर सोर्सेज में ध्यान रखना, अदर सोर्सेज में अगर सेविंग बैंक अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस है ना, तो उसमें 3,500 3,500 का एक एग्जेम्पशन मिलता है, एंड ज्वाइंट अकाउंट के केस में 7,000 का एग्जेम्पशन मिलता है। तो बाबू यहां पे आपका 15,000 रुपीज है, वो पहले आईएफओएस में ले जाओ और वहां पे 3,500 का एग्जेम्पशन ले लो। उसके बाद आपका टीटीए टीटीबी मिल रहा है, तो वो ले लीजिए डिडक्शन टॉपिक में 10,000 का। तो देखिए क्या दे रखा है आगे, इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट जो है वो एसबीआई के साथ है 20,000, तो 20,000 एफडी का इंटरेस्ट है, ये भी यहां से हटाइए, आईएफओएस में ले जाइए। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ग्रॉस दे रखा है, इसको भी यहां से हटाइए और आईएफओएस में ले जाइए करके, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, ही हैज पेड द प्रीमियम ऑफ 60,000 ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द नेम ऑफ द मैरिड डॉटर। अब मैरिड डॉटर के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, क्या डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। गाइस एटीसी में डिडक्शन इंडिविजुअल किसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, या तो खुद के लिए, स्पाउस के लिए, या चिल्ड्रन के लिए। भाई वो डिपेंडेंट है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैरिड है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बोला था डिपेंडेंट वर्ड सिर्फ डी की सीरीज में आता है, 80D में आता है, 80DD में आता है, 80DDB में आता है, बाकी कहीं डिपेंडेंट वगैरह नहीं है, मैरिड वगैरह से कोई लेना ही नहीं है। तो एक बात बताऊं, यहां पे भले वो मैरिड है, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। पॉलिसी टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, तो बेटा आपका पॉलिसी वैल्यू का प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां आपका सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो मैं एक बात बताऊं, 60,000 का प्रीमियम पे किया है और आपका सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। आपसे पूछा क्या है, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ द राजेश फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड नॉर्मल प्रोविजन। तो पहले आप एक काम करिए, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से निकालिए और उसके बाद में जो है वो आप नॉर्मल टैक्स रिजिम से निकालिए। तो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में क्या होगा, एक तो 10AA का डिडक्शन यहां पे नहीं मिलेगा, एक तो ये 10AA का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, दूसरी चीज आपको जो क्या बोलते हैं ये डिडक्शन 80C वाला ये आपको नहीं मिलेगा, बस बाकी तो क्या फर्क, 80 टीटीए नहीं मिलेगा करके, ठीक है। ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, बट जब आप जो लेंगे, अगर मान लो ऑप्ट आउट करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से इसका सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए करके, ठीक है।
यस पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सर ये क्वेश्चन नंबर 9 तो हमको देखा देखा लग रहा है। इसमें ये हाउस प्रॉपर्टी है, ये उसका कुछ इंटरेस्ट का डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी में, या फिर तुम्हारे क्या बोलते हैं उसमें डिडक्शन, ये फिर SEZ वाला, ये न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट वाला 80JJAA। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आपके क्लास में करा रखा है। अगर आपको याद रहेगा तो आपकी बुक में क्वेश्चन है जिसमें रघु वाला क्वेश्चन का नाम है, और मैंने बोला था भाई साहब ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर देना 3 मार्क। एंड गाइज ये सेम क्वेश्चन वो का वो है जो मैंने क्लास में करा रखा है रघु वाला। फर्क सिर्फ ये है कि मैंने क्वेश्चन कराते टाइम शायद आपको पहले मैंने कराया था नॉर्मल प्रोविजन से, फिर डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम से, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट क्या करती है, डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम 115 BAC से पहले सॉल्व करती है। तो 115 BAC से पहले सॉल्व करती है, तो गाइस इसमें 115 BAC से पहले सॉल्व करना है बस, बाकी कोई फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में। सेम वो का वो क्वेश्चन है रघु वाला, आपको याद रहेगा, आपकी क्लास बुक में रहेगा रघु वाला एक क्वेश्चन जो मैंने ये कराया था, सेम वो का वो क्वेश्चन है, बट आपको सॉल्यूशन ये वाला देख के जाना है, यहां से देख के जाना है, क्योंकि पहले आपको हमेशा जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, तो पहले आपको डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम 115 BAC के हिसाब से सॉल्व करना है, और उसके बाद में फिर आपको जो है वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम या अदर जो क्या बोलते हैं अपन नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स है ऑप्ट आउट वाला, उससे आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन, आप इसको देखेंगे आपको मजा आएगा। इसमें AMT भी है, इसमें आपका नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम भी है, इसमें 115 BAC भी है, काफी सारी चीजें हैं। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको देख के जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने इसलिए आपको यहां पे बोला कि भाई ये सेम वो का वो है, सिर्फ फर्क इतना है जो मैंने आपको बताया। आप इसको करेंगे, देखेंगे, आपको मजा आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ सेम क्वेश्चन, ये भी क्लास में ऐसा ही करा रखा है कि देखो ये जो होता है ना 60,000, 2,000, 80,000, ये क्या होता है, स्लैब होता है वो, जिसको अपन पे स्केल बोलते हैं, कि जब वो ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी 60,000 रहेगी, फिर अगले साल 1 साल बाद एग्जैक्टली उसकी सैलरी 62,000 हो जाएगी, उसके अगले साल 64,000 होगी, उसके अगले साल 66,000 होगी। इसमें ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला है ना वो, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगस्त तक कुछ चीजें अलग थी और आपकी सितंबर से कुछ चीजें अलग हो गई है। तो अगस्त तक के लिए अपन क्या करते थे, 15% ऑफ द सैलरी लेते थे मुंबई में, और अब आपको लेना पड़ेगा 10% ऑफ द सैलरी। तो इतना सा इसमें फर्क है, इसके लिए क्वेश्चन मैंने लिया है। अभी मैंने आपको जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन के जो लिंक दिए है ना, उसमें भी मैंने सैलरी के बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करा रखे हैं, तो उससे आप देखोगे ये, तो आपका काम बन जाएगा करके। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ था नहीं, आराम से आप मैनेजेबल है, आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, चलो 20 मैं आपको करा दूं, हाँ चलो। तो क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर पंकज इज अ इंडियन रेजिडेंट परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट कानपुर ऑन द 20th August 1998 को उसने कानपुर में घर खरीदा था 20.5 लाख में। The fair market value and the stamp duty value of such property as on 1/4/2001 was a 28.5 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपका 25 लाख है रेस्पेक्टिवली। एक बात बताओ, अगर कोई एसेट 1/4/2001 के पहले का है तो उसकी अपन कॉस्ट क्या लेते हैं, जो कॉस्ट और एफएमवी विचएवर इज हायर। बट गाइस 1/4/2001 का एफएमवी, लेकिन ध्यान रखना एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 कैन नॉट बी मोर देन एसडीवी एज ऑन 1/4/2001। तो यहां पे एसडीवी आपको कितना दे रखा है, 25 लाख दे रखा है, तो भैया 25 लाख और आपका कॉस्ट कितना है 20.5 लाख, तो बेटा आपको 25 लाख लेना पड़ेगा और 25 लाख रुपीज है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपकी 25 लाख है। आगे क्या दे रखा है, On 5th Feb 2016, Mr. Pankaj entered into the agreement with Mr. Gyan for sale of such property for 61 lakh and received an amount of 2.5 lakh as advance. 2.5 लाख रुपए एडवांस मिला 2016 में। However, Gyan did not pay the balance amount and Pankaj forfeited the advance. अब एक बात बताओ, एडवांस मनी forfeited का क्या होता है? मैंने आपको बोला था 1/4/2014 से पहले वाला है तो आप कॉस्ट में से लेस कर दो, 1/4/2014 के बाद वाला है तो सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करो। तो ये 1/4/2014 के बाद वाला है तो सीधा बेटा इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दोगे अंडर सेक्शन 56(2)(9). और ये कब टैक्सेबल हो गया होगा, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर 16-17 में हो गया होगा ना यार। जिस ईयर में आपने फोरफिट किया होगा उस ईयर में वो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया होगा इन द प्रीवियस ईयर 15-16 सॉरी, तो 15-16 में ऑलरेडी हो गया होगा टैक्सेबल, तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसका। आगे क्या दे रखा है, ऑन 10 मई 2023 इस साल
मिस्टर पंकज सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी टू रोहन फॉर द 1.5 करोड़ when the stamp duty value of the property is 2 करोड़। गाइस आपने घर बेचा 1.5 करोड़ बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 2 करोड़ है, तो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 करोड़ लेना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बात बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में यहां सेक्शन 50C लग जाएगी और 50C बोलती है एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो एसडीवी विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो बेटा यहां पे 1 करोड़ 50 लाख का अगर आप 110% करेंगे तो इट्स कम्स टू द 165, 2 करोड़ तो उससे ज्यादा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो आपको लेना है 2 करोड़ रुपीस। माइनस कर देंगे आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 25 लाख है, तो 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 100, तो आपका 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 100 इट्स कम्स टू द 87 लाख रुपीस है। वो 87 लाख रुपीस आपका क्या आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस 2 करोड़ करेंगे तो आपका बेटा यहां 1 करोड़ 13 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो आ जाएगा इस घर को बेचने से। आगे क्या दे रखा है, फर्दर ही परचेज द 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली एंड मुंबई ऑन द 57 लाख ईच ऑन 28 सितंबर 2024 गाइस, एंड पंकज हैज नो अदर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको क्या बोला हुआ है पता है क्या, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, यहां प्रीवियस ईयर 23-24 है, पंकज की और कोई इनकम है ही नहीं, तो पंकज की सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है और कोई इनकम नहीं है, तो पंकज के केस में रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कब आएगा, 31 जुलाई 2024। एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक या तो नया घर खरीद लेना है या फिर पैसा सीजीएस में जमा कराना है, तभी आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पे एक बात बताइए, इसने क्या किया है पता है, 28 सितंबर 2024 को जाके खरीद लिए घर, लेकिन सीजीएस में पैसा जमा कहां कराया, वो तो कराया ही नहीं, तो बेटा यहां पे आपको 54 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, 54 का आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये कैपिटल गेन आपका जो है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 1 करोड़ 13 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आती है ना, उससे पहले पहले या तो घर खरीद लो, नहीं तो पैसा आपको सीजीएस अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो इसने सीजीएस अकाउंट में नहीं डाला, ना घर खरीदा 31 जुलाई तक, तो बेटा इसको कोई भी एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 54। आगे क्या दे रखा है, ऑन 31 Jan 2025 मिस्टर पंकज डिसाइडेड टू सेल द हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई। ये जो मुंबई वाला घर है वो उसने कितने में खरीदा था, पंकज ने मुंबई का घर जो है 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी दिल्ली और मुंबई में 57 लाख, तो 57 लाख का जो घर उसने खरीदा था ये वाला, अब ये बेच रहा है। उसने उसके भाई को बेचा गौरव को 58 लाख में, फ्रॉम विच 25,000 वॉज रिसीव्ड इन द कैश में मिल गया 15 Jan 2025 को एज एडवांस फॉर साइनिंग द अग्रीमेंट, बट सेल डीड वॉज रजिस्टर्ड ऑन द 30th March 2025 को। ऑन रिसिप्ट ऑफ द बैलेंस अमाउंट थ्रू द अकाउंट पे चेक फ्रॉम द गौरव, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन मुंबई 31 Jan 2025, अग्रीमेंट की डेट को 61 लाख था एंड रजिस्ट्रेशन की डेट को 64 लाख था। एक बात बताओ, पहली चीज तो बेटा एसडीवी कौन सी डेट का लेना है, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट का, बट अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी आप ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यहां जो अग्रीमेंट हुआ था ना वो 31 Jan को हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था वो 31 Jan को हुआ था, एंड गाइस रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो रजिस्ट्रेशन 30th March को हुआ। अग्रीमेंट की डेट तक एडवांस तो मिला था, लेकिन अग्रीमेंट की डेट तक एडवांस जो 25,000 मिला था ना वो कैश में मिला था, तो आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी नहीं ले सकते, आपको रजिस्ट्रेशन के डेट का एसडीवी लेना पड़ेगा, तो आपको 64 लाख लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इसने जो है पंकज ने अपने भाई गौरव को ये प्रॉपर्टी जो बेची है ये गौरव को 58 लाख में बेची है, तो सेलिंग कंसिडरेशन 58 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 64 लाख है। पहले एक बात बताओ, क्या 58 लाख का 110% से ज्यादा है क्या? तो एक बात बताओ, 58 लाख मल्टीप्लाई बाय 110%, इट्स कम्स टू द 63,80,000 आई थिंक, मल्टीप्लाई बाय 110%, इट्स 63,80,000। अब 63,80,000, एक बात बताओ 63,80,000 उससे ज्यादा है एसडीवी, आंसर इज यस 64 लाख है ना, तो यहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 64 लाख आएगा। तो जब आप पंकज के हाथ में ये कैपिटल गेन निकालोगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 64 लाख और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका 57 लाख है, तो बेटा 7 लाख का यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा।
और इसने किसको बेचा है? पंकज ने अपने भाई को बेचा है, हिज ब्रदर को। तो कैपिटल गेन तो लगेगा ही, बेचोगे तो। गिफ्ट किया तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा। आगे देखिए क्या दे रखा है। बेस्ड ऑन द अबोव फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबोव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, what will be the index cost of acquisition of residential house property at Kanpur for the computation of capital gain in hands of the Pankaj? So guys, पंकज के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया था? 87 लाख आया था। तो 87 लाख इज योर करेक्ट आंसर। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। दूसरा पॉइंट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द पंकज इन द असेसमेंट है 24-25 फॉर सेल ऑफ द कानपुर प्रॉपर्टी। सो कानपुर प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन 1 करोड़ 13 लाख आया था। तो डी इज अ करेक्ट आंसर, 1 करोड़ 13 लाख। Now the amount of capital gain taxable in hands of Mr. Pankaj in the assessment year 25-26 sale of the Mumbai property। तो मुंबई प्रॉपर्टी का बेचने से कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7 लाख रुपए आया था। तो 7 लाख इज अ करेक्ट आंसर। द अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द गौरव। एक बात बताओ, गौरव मतलब उसका भाई, बायर। एक बात बताओ, बायर जब अगर लो कंसिडरेशन पे घर खरीदता है तो 56(2)(10 में टैक्स लगेगा। लेकिन 56(2)(10 में एक चीज है, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी पे नहीं लगता। और मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में एक बात बताओ, मिस्टर में आर का मतलब होता है रिलेटिव। अगर आप रिलेटिव से कुछ भी खरीदते हो या रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिलता है तो उसमें आईएफएस में आपको टैक्स नहीं लगता। तो एक बात बताओ, रिलेटिव से जब मिल रहा है तो बेटा गौरव के हाथ में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, 56(2)(10 नहीं लगेगा। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। And what shall be the tax credit available to the Pankaj with respect of sale of property at Kanpur during the previous year 23-24, assuming the tax was fully deducted by Rohan? एक बात बताओ, रोहन को बेचा था किसने? पंकज ने घर कानपुर वाला 1.5 करोड़ में बेचा था, 1.5 करोड़ में। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपका 2 करोड़ है। एक बात बताओ, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है तो बायर को 194 आईए में टीडीएस काटना पड़ता है, 194 आईए। और 194 आईए में टीडीएस अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का कंसिडरेशन या फिर एसडीबी है तो टीडीएस 1% की रेट से काटना पड़ता है, कंसिडरेशन और एसडीबी विचएवर इज हायर पे। तो कंसिडरेशन और एसडीबी विचएवर इज हायर का मतलब है यहां पे 1% ऑफ द 2 करोड़। तो 2 करोड़ के 1% अगर 2 लाख का टीडीएस कटेगा तो बेटा इसको क्रेडिट है वो 2 लाख का मिल जाएगा, इसको 2 लाख रुपए का क्रेडिट मिलेगा। आगे क्या दे रखा है? इज मिस्टर पंकज रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न? क्या पंकज को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस। क्योंकि एक बात बताओ, रिटर्न फाइल क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भाई 1 करोड़ और 13 लाख है और एग्जामिशन वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, तो क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस, हिज टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामिशन। तो आपके आंसर हुए बी डी बी ए एंड ए करके, बी डी बी ए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डन। उसके बाद में गाइस बाकी तो मेरे हिसाब से सब क्वेश्चन का मैंने आपको लिंक दे रखा है, कुछ क्वेश्चन सब क्लास में करा रखे, करण ने क्रॉस गिफ्ट वाला, ये अदर सोर्सेस का, ये सॉरी क्लबिंग का एक क्वेश्चन है, ये क्लास में करा रखा है आपको। उसके बाद में ये क्वेश्चन का मैंने आपको लिंक दे दिया है 26 वगैरह, बड़ा सिंपल सा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन है। 27 मैंने करा दिया, 28 करा दिया, 29 मैं नहीं कराऊंगा भाई। 29 और क्वेश्चन नंबर 30 है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप ही को करना है। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। आप एक काम करेंगे, टीडीएस टीसीएस को रिवाइज करेंगे ना, ये पूरे क्वेश्चन में आपका पूरा टीडीएस टीसीएस रिवाइज हो जाएगा। ये पूरे क्वेश्चन में आपका पूरा टीडीएस टीसीएस है वो रिवाइज हो जाएगा। मैंने हर पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, तो यहां पे इससे आपका टीडीएस रिवाइज हो जाएगा और ये वाले से आपका रिटर्न फाइलिंग वाला रिवाइज होगा। कि सर एक बात बताओ, आपको पता है रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है? उसमें एक पॉइंट था ना कि रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है, कंपनी पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अदर एसएससी के केस में रिटर्न फाइल तभी करना पड़ता है जब अदर एसएससी का अगर मान लो आपका टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम है बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्पशन बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है। उसमें एक और पॉइंट था, पता है कि अगर कोई भी पर्सन है रेजिडेंट, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, इंडिया के बाहर कोई असेट है या इंडिया के बाहर किसी अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसमें एक कुछ पॉइंट और थे, पता है आपको याद है कि अगर आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वो पूरे साल में मिला के 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इन केस ऑफ द करंट अकाउंट में वो 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट और सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट हुआ है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका जो लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 1 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फॉरेन ट्रेवल का एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस टीसीएस कटा है या कलेक्ट हुआ है वो 25,000 या उससे ज्यादा है और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 या उससे ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
उसके बाद में अगर आपका टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रेसेट 10 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो गाइज वो पढ़ने के बाद अगर आप ये पांचों पॉइंट करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सो गाइज जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ना वो सबके सॉल्यूशन मैंने आपको इन वीडियो के माध्यम से दिए हैं। ये वाला वीडियो, पहला वाला वीडियो, ये वाला वीडियो और बाकी वाले वीडियो के लिंक मैंने यहां पे दे रखे हैं। तो जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आता है वहां पे आप इस लिंक पे जाके और वो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो था टीडीएस टीसीएस, वो लास्ट ईयर का शायद था, उसका मैंने लिंक दिया है, सिर्फ डेट का चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको ये चीजें दे रखी है। गाइस आज मेरा तो बर्थडे है और मेरा बर्थडे तो भी मैंने सोचा आपको तो पढ़ाई लो करके, ठीक है। तो आपके लिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। बस मेरे को अब एक प्रॉमिस दे दो कि अगला एक महीना है आपके लिए और ये महीने आप जी जान से लगा दो। देखो रिजल्ट जो होने रहने वाला है वो 15-20% रहने वाला है और मेरे को ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन पता चली है तुम्हारे एग्जाम के लिए ये वाला रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। फटाफट सीए फाइनल में आओ और हम लोग मिलने वाले हैं सीए फाइनल में। एंड सीए फाइनल में लाइफ सेट है, सच बताऊं तो करके, ठीक है। पहले जो लोग बोलते थे ना 10th क्लियर कर लो, 12th क्लियर कर लो, फाउंडेशन क्लियर कर लो, लाइफ सेट है, मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट क्लियर कर लो, लाइफ सेट है। क्योंकि इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद 2 साल का टाइम मिलेगा, आराम से सीए फाइनल का धीरे धीरे होले होले पढ़ाई करेंगे। 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, बट छठा तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 5 सब्जेक्ट है तो भाई साहब 5 सब्जेक्ट आराम से अपन कंप्लीट करेंगे और बहुत मजा आने वाला है सीए फाइनल में। लेकिन उसके लिए इंटरमीडिएट का ये वाला जो पड़ाव है उसको अपने को पास करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ये मेरा लास्ट लेक्चर था जिसमें मैं आपके लिए, जैन वालों के लिए वीडियो डाल रहा हूं। तो भाई साहब अब अगले लेक्चर जो है वो आपको कोई लेक्चर नहीं देखना, एग्जाम में जाके एकदम किल करके आना है, जोरदार एग्जाम में लिख के आना है जितना आता। और देखो मैं बताऊं, पेपर डिफिकल्ट है ना, पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है और पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है। तो आपको ऐसा सोचने का नहीं, अगर डिफिकल्ट आ जाता है कोई भी पेपर, लॉ डिफिकल्ट आया, डी टैक्स आ गया या अकाउंट आ गया, ऑडिट आ गया, तो आपको ऐसा वहां पैनिक क्रिएट नहीं करना। जितना आता है दिमाग को शांत रखो, एकदम कूल रखो, आराम से बोलो ऑल इज वेल, और जितना आता है उतना आप लिख के आओ, क्योंकि उसके बाद आपको चेंज भी नहीं कर सकते ना, सीधी सी बात है। और एग्जाम से घर पे आने के बाद वापस से उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कोई भी प्रोफेसर रिव्यू डालता है देखना ही नहीं है, जाके घर पे आते ही पेपर को फाड़ देना है, फेंक देना है करके, ठीक है। पेपर को कहीं डब्बे में डाल दो आपको। अब वो पेपर जो हो गया, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज दैट ना, नाउ यू कैन चेंज द फ्यूचर पेपर। सो फ्यूचर के पेपर पे ध्यान देना। बहुत सारे लोग घर पे आएंगे और मार्किंग करेंगे और कहीं जबरदस्ती जो है, अगर मान लो गलती से भी कहीं 37-38 आ गया तो उसको जबरदस्ती 40 मार्क्स पे लेके जाएंगे, 41 पे लेके जाएंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है गाइस। जस्ट फोकस, जस्ट आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, अगले पेपर पे करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।